नमस्कार दोस्तों। आज 9 अक्टूबर है और आज के द हिंदू में क्या और क्यों पढ़ें इसे लेके हम फिर से हाजिर हैं। जो सबसे पहली न्यूज़ है वो एडिटोरियल पेज से हमने ली है, ए सेंसस फॉर ए न्यू डील, है ना। अब यहाँ पे एक तरीके से मैंने कल भी कहा था कि ये मंडल 2.0 मतलब मंडल कमीशन से आपको देखना है जो सेंसस हो रहा है। और अधिकांश कांग्रेस जो प्रशासित हैं उन्होंने कहा है कि हम कास्ट सेंसस कराएंगे। अब ये दो पॉजिटिव है, ये तलवार पे चलने जैसी बात भी होगी, है ना, कि जिसकी संख्या ज़्यादा होगी वो डोमिनेट करेगा, वो राज करने का प्रयास करेगा और राजनीतिक पार्टियों के लिए ये एक हथियार हो जाएगा या राजनीतिक पार्टियां उसको लुभाने में लग जाएंगी। दूसरी बात एक चीज़ और भी होगी कि जो हाशिए में पड़ी जातियां हैं या जो हाशिए में पड़ा धर्म है उसको कोई पूछेगा भी नहीं। तो किसी भी देश के लिए ऐसा सेंसस एक उचित तो नहीं कहा जा सकता। ये राजनीति प्रेरित और एक वैमनस्यता, चाहे कोई भी कराए, कोई भी सरकार कराए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये उचित नहीं है। पर हमें यहाँ पे इस बात पे नहीं पड़ना है, हमें इसके पक्ष और विपक्ष पे सोचना है, बस सोचना है और पॉइंट्स निकले हैं, है ना। हमें अभी इसमें नेता बन के नहीं सोचना है कि इसमें क्या होगा या इस तरीके की चीज़ें हो जाएंगी या इस तरीके, बस पक्ष और विपक्ष ये दोनों चीज़ें लिखेंगे। किसके लिखने हैं? तो कास्ट सेंसस की। कास्ट सेंसस जो हुआ है बिहार में, उसके बाद जो आंकड़े आएंगे अभी उसके बारे में आपको पक्ष और विपक्ष लिखना है। अगली न्यूज़ जो हमें पढ़नी है वो पेज नंबर 8 पे पढ़नी है। पेज नंबर 8 पे क्या है, क्या कारण थे जो अचानक से सिक्किम में बाढ़ आई, इसके बारे में बात की गई है, जिसमें लगभग 25 लोग या ऊपर ही 30 से 32 लोग मारे जा चुके हैं। तो ये इसके क्या कारण थे? क्या मानवीय था या प्राकृतिक आपदा थी या मानवीय प्राकृतिक आपदा थी? ये आपको थोड़ा दृढ़ देख लेना है यहाँ से, है ना। इसके बाद जो हमें देखना है पेज नंबर 9 पे देखना है कि डिजिटल इंडिया, हाउ द डिजिटल इंडिया एक्ट विल शेप द फ्यूचर ऑफ द कंट्री साइबर लैंडस्केप, है ना। तो डिजिटल इंडिया जो किस प्रकार से ये मामला चलेगा, क्या क्या चीज़ें हम यहाँ पे करेंगे और किस प्रकार की जो शुरुआत की गई है, कौन से इनिशिएटिव लिए गए हैं, इसके बारे में यहाँ बात की गई है। आने वाले दिनों में इसको किस प्रकार से या किस तरीके के बदलाव हमें देखने को मिलेंगे। और एक यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म आपको मिला है DIA, ठीक है, DIA, है ना। DIA क्या है? डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव, है ना। ये आपको मिला है डिजिटल इंडिया एक्ट 2023, ये मिला है आपको और इसको आपको याद रखना है। इसके बाद रिप्रेजेंट्स या significant step towards establishing a future ready legal framework for countries। अब यहाँ पे क्या है कि जो भी आप लेन देन कर रहे हैं, पहले क्या होता था? चेक फ्रॉड होता था, आपने सुना होगा। अभी देखो मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूँ। चेक जो होता था क्या हुआ, मतलब बैंक ने मना कर दिया कि इसके अकाउंट में पैसा नहीं है। ड्राफ्ट हो सकता है कि फट गया या डुप्लीकेट हो गया, इस तरीके की चीज़ें हो गई। तो इनके लिए एक इंस्ट्रूमेंट एक्ट आता था, मुझे याद एकदम से नहीं आ रहा है तुरंत, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट करके एक अधिनियम था। उसके तहत इनका जो बंटवारा किया जाता था या जो इनके विवाद होते थे, डिस्प्यूट होते थे, उनके लिए ये काम किया जाता था। अब क्या है? अब तो बात आ गई है डिजिटल की, डिजिटल पेमेंट की, है ना। यहाँ पे ना चेक है ना ड्राफ्ट है, आप सीधे ऑनलाइन पेमेंट कर लेते हैं, अकाउंट टू अकाउंट, है ना, ऐप टू अकाउंट, इस तरीके के पेमेंट आप कर लेते हैं। तो इनको रेगुलेट करने के लिए, इनके विनियमन के लिए कौन से एक्ट की बात की गई है? तो डिजिटल इंडिया एक्ट। ये जो है किस प्रकार से कंट्री के साइबर लैंडस्केप को शेप देगा, इसके बारे में ये पूरा का पूरा बताया गया है, तो आप इसको पढ़ लेंगे, ठीक है। इसके बाद जो है पेज नंबर 10 पे पढ़ना है। पेज नंबर 10 में क्या पढ़ना है? इंडियन एयर फोर्सेस अनविल्स न्यू एनसाइन एज इट मार्क्स 91st एनिवर्सरी। जो भारतीय एयर फोर्स है, अभी आपने सुना होगा इंडियन नेवी ने कुछ दिन पहले
अपना चिन्ह बदला था। अब भारतीय वायुसेना ने भी अपना चिन्ह या अपने झंडे में जो चिन्ह लगा था वो बदला था। आप इसको देख लेंगे और क्या इस तरीके की चीज़ें बदलना उचित है या अनुचित है, ये थोड़ा सा आप समझ लेंगे। साथ ही साथ आपको ये देखना कि क्या था और क्या किया गया था, ये आप जरूर देख लेंगे। इसके बाद जो हमें पढ़ना है वो पेज नंबर 12 पे है। पेज नंबर 12 पे क्या है, स्टूडेंट्स कैन चूज टू टेक बोर्ड एग्जाम वंस और ट्विस ए ईयर। जो अभी 10th और 12th का बोर्ड एग्जाम है, जो यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर हैं धर्मेंद्र प्रधान, उन्होंने कहा है कि स्टूडेंट को चूज टू अपियर फॉर द क्लास 10 और 12th बोर्ड एग्जाम एग्जामिनेशन वंस और ट्विस, एक या दो बार एवरी ईयर दे सकते हैं। ट्विन एग्जाम आर बीइंग इंट्रोड्यूस एज एन ऑप्शन टू रिड्यूस स्ट्रेस एमंग स्टूडेंट, मतलब उनके तनाव को कम करने के लिए दो बार एग्जाम कर दिया गया, दो पार्ट में एग्जाम कर दिया गया। तो इस प्रकार की चीज़ें हैं। अब यहाँ पे अंडर न्यू करिकुलम फ्रेमवर्क के तहत, एनसीएफ के तहत ये किया गया है। तो आप ये देखेंगे कि क्या इससे स्ट्रेस कम होगा या एक बर्डन बना रहेगा। जैसे एक बार एग्ज़ाम ख़त्म हो जाने के बाद ख़त्म हो जाती थी चीज़ें, लेकिन क्या ये 6 महीने का अंतराल एक और दबाव में पूरा नहीं ला देगा। 6 महीने का एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया तो या तो बहुत ढीला पड़ जाएगा, या बहुत बुरा गया तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाएगा। जैसा कि आपने देखा होगा अभी कि कोटा में जो बच्चे जो नहीं करना चाहिए थे वो किए हैं, इतना मतलब सुसाइडल हो गए हैं। और इसका क्या कारण था, तो वो जो कोचिंग्स हैं, है ना, कोचिंग ने उन पे दबाव डाला था, प्रेशर डाला था कि आप जो हैं टेस्ट जो होता है उसमें आपको परफॉर्म बेहतर करना है। अभी तो एक बच्चा 15 दिन भी नहीं हुए थे उसको आए हुए और उसने सुसाइड कर लिया था। तो इतना प्रेशर पड़ जाता है। अब आप समझिए कि हम यहाँ पे एग्ज़ाम दे रहे हैं और फिर यहाँ एग्ज़ाम देना है, ये जो बीच का गैप होगा 6 मंथ का, ये प्रेशर नहीं क्रिएट करेगा। यदि यहाँ पे एग्ज़ाम रिजल्ट आया और स्टूडेंट के 38% आ गए, अब 38% जो आए हैं और यहाँ पे हम 98% लाने का दबाव, ताकि एवरेज जो है वो अच्छा आए, ये दबाव नहीं क्रिएट करेगा, है ना। तो ये बीच का जो प्रेशर होगा ये बहुत, हाँ एक चांस जरूर होगा, दोनों पक्ष सोच सकते हैं, लेकिन एक चांस जरूर होगा। जैसे आप यहाँ पे सोचेंगे टेस्ट देने के बाद उसकी रैंकिंग सुधर सकती थी, लेकिन यहाँ पे जो प्रेशर होगा उसको झेल पाना क्या इतना संभव होगा, क्योंकि 10वीं और 12वीं के बच्चे बहुत छोटे होते हैं, उनका मेंटल जो डेवलपमेंट, मानसिक जो व्यवहार है वो बहुत बड़ा नहीं होता, बहुत मैच्योर नहीं होता। तो इसके कारण से वो प्रेशराइज नहीं हो सकते। तो इसको आप सोचने की बात है और अभी इस पर हो सकता है राय आए, कुछ और चीज़ें मिले, है ना। इसके बाद जो हमें पढ़ना है वो पेज नंबर 2 है, साइंस का जो पेज है। एक पेज है अनरेवलिंग द लिंक्स बिटवीन कंजेंग्विनिटी एंड जेनेटिक डिजीज, है ना। तो दोनों में एक पजललेस और एक जेनेटिक डिजीज, उसमें क्या सिमिलरिटी है या क्या लिंक्स है, इसके बारे में ये बात की गई है। मैनी जेनेटिक कंसेप्ट वेयर अनअर्थड बाय स्टडिंग द intricate tapestry of royal marriages in Europe and the disease of individual had, but since the democratization of जो जीन थे वो पहले रॉयल डिजीज़ कहा जाता था। इसके बारे में एक कहानी है, वो पढ़िएगा कभी, आप इसको पढ़िएगा कि जीन जेनेटिक डिजीज़ जो हैं उसमें एक रॉयल जो मैरिज होता था यूरोप में, और उसके कारण वहीं पे वो डिजीज़ फैलता रहा था। लेकिन अब ये जो सामान्य हो गया है, सभी लोगों में फैल गया है। तो ये और कंजेंग्विनिटी जो है बोथ शेप्ड आवर कल्चरल लैंडस्केप एंड लेफ्ट द इंडेलिबल मार्क ऑफ अ जेनेटिक डेस्टिनी। तो इसको किस प्रकार से क्या सिमिलरिटी है, क्या जो आनुवांशिक रूप से जो पुरुषों द्वारा या महिलाओं द्वारा या संवाहक, जैसे जो जेनेटिक डिजीज से संवाहक महिलाएं होती हैं, पर उसको प्रभाव जो होता है महिलाओं पे नहीं पड़ता है, सामान्यतः महिलाओं पे नहीं पड़ता है। तो इस तरीके के जो सिमिलरिटी है क्या ये दोनों में है, तो इसके बारे में यहाँ बात की गई, तो आप इसे देख लेंगे।
आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर कल मिलते हैं क्या और क्यों पढ़ें के साथ। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। धन्यवाद।